तो साथियों, आज बात करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक ऐतिहासिक दर्शन हुआ है। कहां? मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर। कृष्ण जन्मभूमि वैसे तो मैं मानता हूं कि अवतारों के जन्म नहीं होते, वो उतारे जाते हैं, अवतरित होते हैं, लेकिन इस दर्शन को ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने उस स्थान पर जाकर प्रार्थना की है, क्योंकि उस स्थान को हमेशा से एक विवादित स्थान माना गया और भारत के चलते, सेक्युलरिज्म के चलते और तुष्टीकरण के चलते कोई प्रधानमंत्री वहां पर प्रार्थना करने या दर्शन करने नहीं गया। तो इसी बिंदु पर आज होगी बात इस नए प्लेटफॉर्म पर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज बात होगी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मथुरा में ब्रिज में वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन किए, प्रार्थना की और जो उन्होंने वहां पर बोला, जो उन्होंने वहां पर बयान दिया, उसका बहुत महत्व आने वाले वक्त में मुझे नजर आ रहा है। आने वाले वक्त से मेरा मतलब कोई आने वाला 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना नहीं, पर आगे की राजनीति अगर मैं 2029 के हिसाब से बात करूं, 24 के हिसाब से नहीं, तो उसका बहुत सामाजिक और राजनीतिक महत्व मुझे नजर आ रहा है। जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदार राज्य के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ हो। साथियों, इससे पहले हम आगे बढ़े, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर यूट्यूब चैनल फेस टू फेस हिट दी 1 मिलियन मार्क। एंड खुशी मुझे और भी इस बात की है कि टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, दैट इज यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, हमारे प्लेटफॉर्म का जो प्रोफाइल हो गया है वो 2 मिलियन प्लस हो गया है। 7 लाख प्लस हम फेसबुक पर हैं, 4.5 लाख प्लस हम इंस्टा पर हैं और 1 मिलियन प्लस अब हम यूट्यूब पर हो गए हैं। तो ये टोटल प्लेटफॉर्म 2 मिलियन का हो गया है और यूट्यूब पर हम 1 मिलियन हिट कर दिए हैं। जब उन्होंने ये सफर शायद शुरू किया था, हमने 2-3 संकल्प लिए थे। एक तो हमने संकल्प ये लिया था कि इस प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश करने के लिए हम किसी से किसी भी तरह की डोनेशन, चैरिटी नहीं मांगेंगे। मुझे गर्व है इस बात का कि 1 मिलियन नहीं, हम 2 मिलियन पूरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमने आज तक किसी से किसी भी तरह की डोनेशंस नहीं मांगी। आपका सिर्फ प्यार मांगा, आपका सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांगा। फिर जब हम 9 लाख पर पहुंचे यूट्यूब पर, हमसे लोगों ने कहा कि साहब आप एक काउंटडाउन स्टार्ट करिए और लोगों से अपील करिए कि जल्दी से जल्दी आपको 1 मिलियन पहुंचाएं। हमने कहा यार, जब इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जो अपने दिल से, अपने मन से हमारे साथ जुड़ेगा वो हमारी अपील से जुड़ा तो क्या जुड़ा। एक हमारा और संकल्प ये था कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर अपना ही कंटेंट देंगे। लोगों ने बहुत कहा आप किसी को एज अ गेस्ट बुलाइए, उसकी टीआरपी आपको मिलेगी, आप किसी के चैनल पर चले जाइए, उसकी वहां पर जाके आप अपनी टीआरपी दीजिए, कोऑर्डिनेट कर लीजिए, कोलैबोरेशन कर लीजिए। हमने कहा नहीं यार गुरु, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। हमारा प्लेटफॉर्म भी सोशल मीडिया के रेवेन्यू से स्टैब्लिश हुआ, हमें आपसे कुछ नहीं मांगना पड़ा, और साथ ही साथ स्टैब्लिश हुआ मिशन भारत। जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू से हमने धीरे धीरे हमारे मिशन भारत में एवरी ईयर हम 10 बच्चे पुअरेस्ट ऑफ पुअर लेते हैं, और ये भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तीसरे क्लास के बच्चे को भारतीय सेना के लिए तैयार किया जा रहा है। यस, ये भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है। एकेडमिक्स में हम उनको अलग तैयार कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में अलग कर रहे हैं, साइकोलॉजी में अलग कर रहे हैं, आर्चरी सिखाई जा रही है, फुटबॉल सिखाई जा रही है, मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस कराई जा रही है, एनसीसी कराई जा रही है, और आने वाले वक्त में हम हॉर्स राइडिंग, शूटिंग,
एंड स्विमिंग भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया है और 20 बच्चे हैं, आने वाले अप्रैल में ये 30 हो जाएंगे। एक नया प्रांगण हमने 5000 स्क्वायर फीट जमीन ली आपके रेवेन्यू से, वहां पर हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर खड़ा किया आपके रेवेन्यू से जो हमें सोशल मीडिया से मिला। आने वाले वक्त में यहाँ 30, 40, 50 बच्चे होंगे, प्रांगण बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर से हम बच्चों को लखनऊ ला रहे हैं, हम इन्हें राजस्थान टूर पर भेज रहे हैं, हम इन्हें उड़ीसा टूर पर भेजेंगे, हम इनको दिल्ली भेजेंगे, पूरा हम इन बच्चों का भारत भ्रमण कराएंगे। लखनऊ से हम और अच्छे टीचर्स लेकर, जो अभी हमारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हम अच्छे टीचर्स लेकर लखनऊ से जाएंगे और हमने एक फेस टू फेस ने एक विलेज की एजुकेशन को अडॉप्ट किया आपके रेवेन्यू की वजह से, जो फेस टू फेस को यूट्यूब और फेसबुक पर और इंस्टा पर मिला है। सो यू डोंट नो कि जब आप हमें देखते हैं आप इनडायरेक्टली एक गांव को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक गांव की एजुकेशन को, वो भी पुअरेस्ट ऑफ पुअर बच्चों को। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और हम इसी संकल्प के साथ आगे चलते रहेंगे। तो मुद्दे पर वापस आते हैं, जैसा मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जी की जो ये यात्रा है, जो ये दर्शन है, इसके सामाजिक और राजनीतिक महत्व दोनों हैं। सामाजिक महत्व इस तरीके से है कि अब एक राजनीति में एक जमात खड़ी हो गई है। जमात तो भाजपा बहुत पहले खड़ी हो गई थी, जनसंघ और उसके बाद भाजपा, लेकिन अब उस जमात में कुछ ऐसे नेता खड़े हो गए हैं जो गर्व से ये सबको एहसास करा रहे हैं कि हाँ, हम हिंदू हैं, हम गवर्नेंस जैसे करें, हम सबका साथ सबका विकास करें, सबके विश्वास की बात करें, लेकिन हाँ, हम हिंदू हैं और हम उसमें अपॉलोजेटिक नहीं हैं। हमें बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है, कोई शर्म नहीं आती। जब प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या का पहला ईटा रखा, जब प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ का उद्घाटन किया, तब भी मैंने यही बात बोली थी। और ये एक ऐसी जमात खड़ी हुई है, ऐसे नेता खड़े हुए हैं जिन्होंने विपक्ष को भी ये मजबूर कर दिया है कहने के लिए या दिखाने के लिए कि हाँ, हम भी हिंदू हैं। 75 साल इस देश की जो हमने तुष्टीकरण की राजनीति देखी, वहां नेता ने कहा तो हम हिंदू हैं, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा हम आधे मुसलमान हैं। ये एक नई चीज है जो पिछले 10 साल की राजनीति में इस देश को देखने को मिली है। पहली चीज सामाजिक, पॉलिटिकल ये चीज है कि जो भी आदमी कहता है कि भाजपा इन चीजों से पॉलिटिकल लाभ लेती है, हो सकता है लेती हो, लेकिन भाजपा पे आप उंगली इस मारे नहीं उठा सकते, क्योंकि भाजपा का जब सबसे पहला संकल्प पत्र आया था, मैनिफेस्टो आया था एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें 370 भी था, अयोध्या भी था, काशी भी थी, मथुरा भी था, यूसीसी भी था। तो जो चीजें भाजपा 40 साल से लेकर चल रही है और मैनिफेस्टो में लेके चल रही है, ढका छुपा नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी की तरह कि कभी कहे कि रामलला तो एक फिक्शन है, एक मिथक है, उनके होने की कोई गारंटी नहीं है, साथ में यह कहे कि ताला हम ही ने खुलवाया था, राम मंदिर बनने की बुनियाद हम ही ने डाली थी। तो भाजपा कम से कम 40 साल से इतना कंफ्यूज नहीं है, और मैंने कम से कम 30-35 साल की राजनीति देखी है। एक ऐसा वक्त आया था साथियों जब राम मंदिर मुद्दा, अयोध्या, काशी, मथुरा, बिल्कुल ये मुद्दा बिल्कुल नॉन इशू बन के रह गए थे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की काउ बेल्ट की राजनीति में, लेकिन भाजपा ने इसको स्टिक किया। तो अगर स्टिक किया और अपनी जुबान जो उन्होंने अपने कोर वोटर को 40 साल पहले दी थी उसको निभाया, तो अगर उनको उसका सिला, उसका फल मिल रहा है, तो दूसरे को क्या परेशानी हो रही है। तो जहां तक भाजपा के इसको पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की बात है, तो भाजपा को पॉलिटिकल इसको इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। हाँ, साथ ही साथ देश का और विकास भी होना चाहिए, लेकिन यह संस्कृति का अलग सवाल है, विकास का अलग सवाल है। इन दोनों को एक दूसरे से कंपनशिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि देश की संस्कृति का भी विकास हो और देश की अर्थव्यवस्था का भी विकास हो। और अगर हमारे मुसलमान भाई ये मानते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है, तो उनको ये समझना चाहिए कि इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन बात से निकलेगा। मुस्लिम भाइयों को बैठकर हमारे हिंदू भाइयों के साथ इसका कोई समाधान रास्ता निकालना चाहिए। अगर मुसलमान ये मानते हैं कि मुगलों से हमारी रिश्तेदारी है, जैसा कि मुसलमान मानते हैं, तो साफ आके सामने कहा जा सकता है कि हाँ, मुगलों से कोई गलती हुई जिसका हमें पछतावा है। अब बताओ मेरे भाई कि बीच का रास्ता क्या है। अभी किंग चार्ल्स
किंग कोरोनेशन के बाद पहली बार कीनिया गए। किंग चार्ल्स ने वहां पर जो ब्रिटिश एम्पायर ने किया था उसके लिए बहुत घोर खेद प्रकट किया। यह हमेशा से होता आया है। जर्मनी ने जो पोलैंड के साथ किया था, पोलैंड के साथ जर्मनी ने खेद प्रकट किया। यूरोपियन बहुत से नेशंस ने अपने कॉलोनिज्म के लिए उन देशों से माफी मांगी और कोई बीच का रास्ता निकाला और जिस तरह से कंपनसेट हो सकता है कंपनसेट किया और समाज आगे बढ़ा। मुसलमान कभी भी सामने आकर कभी भी हिंदू भाइयों से ये कह सकते हैं कि हाँ ये मुद्दे हैं, हम मानते हैं कुछ अच्छाई हुई मुगलों के जरिए या मुस्लिम आक्रांताओं के जरिए, मान लिया चलिए, तो कुछ बुराई भी हुई और हम इसको अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार हैं। और बीच का रास्ता क्या है हिंदू भाइयों, तुम बताओ। अगर कुछ हिंदू भाई बीच का रास्ता रखते हैं तो तुम अपनी बात भी रख सकते हो। तुम कह सकते हो इतना नहीं, इसको इतना कर लीजिए, और कहीं ना कहीं देश एक पूर्ण विकास की राह पर चल सकता है। सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमान भाई अपनी जिद छोड़ दें, या तो मुगलों से रिश्तेदारी छोड़ दें या अपनी जिद छोड़ दें। अगर हम रिश्तेदारी छोड़ दें तो जो भी भारत के लोग अपनी संस्कृति की बात करते हैं कि उनको खंडित किया गया है, अभी ज्ञानवापी का सर्वे हुआ है, सर्वे रिपोर्ट आने वाली है, देख लीजिएगा अंदर से और क्या क्या मिला है। अब कब तक आप आंख बंद करके कहते रहेंगे कि अंधेरा हो गया? कब तक आप शीशे को साफ करते रहेंगे जब तक धूल आपके मुंह पर है? तो पॉलिटिकल नजरिए से जब काशी विश्वनाथ प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने जो वहां पर बात बोली थी कि आक्रांता आए और जगह को खंडित किया, उसके बाद काशी विश्वनाथ के मैटर में कितना डेवलपमेंट आया ये देखने वाले एनालिस्ट को देखना चाहिए। अब मथुरा जाके जो मोदी जी ने ये बात बोली है, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि इसका असर क्या होगा। 2024 में भले पता नहीं चलेगा, 2029 में पता चलेगा। और लोग कहते थे रामलला आएंगे, मंदिर कहां बनाएंगे, आखिर में जाके मंदिर बन रहा है। लोग कहते थे 370 कब हटाओगे, आखिर 370 हट रहा है। इसी तरह यूसीसी पर भी मुसलमानों को एक नई पारी खेलनी चाहिए और कोई बीच का एक सम्मानजनक रास्ता निकालना चाहिए जहां पर मजहबी आस्था भी बनी रहे और देश का कानून का एकीकरण भी हो जाए। बाकी कोई ट्राइब्स, कोई और संगठन, कोई और जाति पर जाति क्या बोलती है वो अलग मैटर है। आप सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, मेजॉरिटी के साथ मिलकर एक रास्ता निकालिए तो देश भी आपके पीछे, आप दोनों के पीछे चलने लगेगा। तो कुल मिला के जो नरेंद्र मोदी जी के ये दर्शन हैं, ये धार्मिक दर्शन हैं, लेकिन ये सामाजिक दर्शन भी हैं और ये राजनीतिक दर्शन भी हैं। और भाजपा को पूरा अधिकार है इसके जरिए राजनीति करने का। भाजपा वो पार्टी है जिसने 6 दिसंबर के बाद कल्याण सिंह के टाइम पर अपनी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपनी 4 सरकारें गंवा दी राम मंदिर की लड़ाई के लिए। उसके बाद पूरे भारत में एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी बिकॉज ऑफ राइट्स। हो सकता है कि भारत की जनता उस दिन यह कहती कि भाजपा तो यार न्यूसेंस कर रही है और इसके चलते कभी भी देश में शांति नहीं हो सकती, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रहेगी। उस जमाने में तो तुष्टीकरण बिल्कुल उरूज पर था, नॉन भाजपा पार्टीज देश को रूल कर रही थी और एक ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जा सकता था कि भाजपा के रहते देश में कभी शांति और विकास नहीं हो सकता। लेकिन भाजपा ने रिस्क लेके अपनी एक नहीं 4 सरकारें 6 दिसंबर को गंवाई। अगर आपको जितना भी भाजपा से नफरत है आप करिए, पर इंग्लिश में कहा जाता है गिव डेविल द ड्यू। और ये उन्होंने रिस्क लिया। हो सकता है 4 सरकारें जो गंवाई कभी वो वापस वहां आ ही ना पाते और एज अ पॉलिटिकल पार्टी भाजपा खत्म हो जाती कि लोग कहते नहीं यार ये पार्टी तो न्यूसेंस कर रही है, देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन भाजपा ने उसका फिक्र नहीं करी। तो अब जब इतनी कुर्बानियां देने के बाद राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ की लड़ाई भाजपा ने जो बहुत पहले 40 साल पहले अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में शुरू करी थी वो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचती नजर आ रही है। तो क्यों ना भाजपा इसके पीछे राजनीति करे, और अगर कर रही है तो गलती उस सेक्युलर समाज की है जिसने इस चीज का समझौता 40 साल पहले नहीं किया। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। बी एश्योर्ड कि ये प्लेटफॉर्म कभी भी अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।